Nobody? Why do a domain model? फर्स्ट वन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इस पे डिपेंड करता है, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है, जो हमारा प्रॉब्लम डोमेन है, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये बनाता है कि हम क्या उसमें कंसेप्ट जोड़ने वाले हैं। उसी से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स यू थिंक, फोकस ऑन सिमेंटिक्स। दो चीजें होती है किसी भी प्रोग्राम में, दैट इज सिंटेक्स एंड सिमेंटिक। सिंटेक्स वो होते Yes, हैं ma'am. कि आपने ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सेमीकोलन लगाना भूल गए तो आपकी सिंटेक्स एरर आ गई, यस और नो? और Yes, ma'am. सिमेंटिक का मतलब होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब आपने सी को डिफाइन ही नहीं किया, इंट सी ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया और आपने उसकी डेफिनेशन दे दी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी इज नथिंग क्योंकि आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया है, राइट? तो दैट इज यू कैन से इट्स सिमेंटिक एरर, मतलब लॉजिकल एरर जो होती है वो सिमेंटिक एरर होती है। कंसेप्ट्स क्या होते हैं? कंसेप्ट्स आर लॉजिक्स, ओके। तो ये फर्स्ट टू पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप बनाते हो अपने प्रॉब्लम डोमेन से रिलेटेड, और ऑल्सो यू फोकस ऑन सिमेंटिक्स। आप सिमेंटिक पे भी, और आपको मैंने बता दिया कि सिमेंटिक्स आर नॉट सिंटेक्स। सिमेंटिक मतलब लॉजिकल एरर जो आपके सिस्टम में होती है, ठीक है। नाउ इट प्रोवाइड्स अ ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स। ग्लॉसरी मतलब एक डिक्शनरी जिसको बोल सकते हो, ग्लॉसरी। ग्लॉसरी मतलब जहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म्स भी आ सकते हैं, आपके एब्रिविएशंस भी आ सकते हैं, या आपकी कोई डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन भी आ सकती है, सब ग्लॉसरी में आता है। ग्लॉसरी मतलब नाउन बेस्ड। नाउन बेस्ड मतलब हम सारे डेटा, हम जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम इसमें बता रहे हैं, जितने भी क्लासेस के नेम है हम वो इसमें बता रहे हैं, तो ये नाउन बेस्ड हो गया, ठीक है। नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मतलब क्या होता है? नेम प्लेस एनिमल थिंग। Yes, ma'am. नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब यही होता है ना, आप खेल गेम भी खेलते थे इसका, नेम प्लेस एनिमल थिंग, दिस आर ऑल दी nouns. Then obviously it is a static view, definitely डोमेन मॉडल जो है वो क्लास मॉडल का वेरिएंट है। क्लास मॉडल स्टैटिक डायग्राम है, तो डोमेन मॉडल भी एक स्टैटिक डायग्राम ही होगा, स्टैटिक व्यू ही शो करेगा। बट फिर बता रही हूँ स्टैटिक व्यू का मतलब क्या होता है। इट अलाउज अस कन्वे टाइम इनवेरिएंट बिजनेस रूल्स, मतलब ये ऐसे रूल्स हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। देन फाउंडेशन फॉर यूज केस और वर्क फ्लो मॉडलिंग, ठीक है। आप डोमेन मॉडल बनाओगे तो आपके लिए यूज केस बनाना भी आसान हो जाएगा और वर्क फ्लो को समझना भी आसान हो जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो बनने वाला है उसका वर्क फ्लो कैसा रहेगा, वो कैसे डेवलप होगा, ये समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देन based on the defined structure we can describe the state of the problem at any time, मतलब जो डोमेन मॉडल है उसको देख के हम प्रॉब्लम डोमेन क्या है उसको भी हम समझ सकते हैं, हम उसकी डेप्थ डेफिनेशन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेन मॉडल में क्लासेस के नाम भी हैं और उसके एट्रीब्यूट के नाम भी, तो उससे आपको एक मोटी मोटी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आपका जो सिस्टम जो डेवलप होने वाला है, आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाला है वो किस टाइप का क्योंकि आपने उसका स्ट्रक्चर डोमेन मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो वाई डू अ डोमेन मॉडल? बिकॉज ये लॉजिकल मॉडल होता है, इसमें सारे कंसेप्ट्स एक फ्रेमवर्क बन जाती है, फिर इसमें बहुत सारे नाउन बेस्ड चीजें होती है, मतलब ग्लॉसरी पूरे सिस्टम की बन जाती है। ये स्टैटिक व्यू है, स्टैटिक व्यू होने के कारण इसमें कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम वेरिएंट नहीं है, टाइम के साथ ये चेंज कभी भी नहीं होगा। ये एक यूज केस मॉडल और वर्क फ्लो मॉडल के लिए बेस हो सकता है, रूट हो सकता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है इसके थ्रू हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ फीचर्स ऑफ अ डोमेन मॉडल। ये फीचर्स मॉडल हम यूज करते हैं तो उसके डोमेन मॉडल हम यूज करते हैं तो उसके फीचर्स क्या हैं? तो पहला फीचर तो वही है, डेफिनेटली इट गिव यू नेम ऑफ द डोमेन ऑफ द क्लास। सबसे ऊपर जो हम लिखते हैं कि क्लास का नेम क्या है, इट डिनोट्स द डोमेन, ओके। कि क्लास स्टूडेंट है, क्लास पर्सन है, क्लास एक एड्रेस है, या जो भी है। कल की क्लास में जो आपको एग्जांपल्स बताए थे, ठीक है, भी आज की क्लास में भी आपको मैं और एग्जांपल्स बताऊंगी। तो डोमेन मतलब नेम, आपका फील्ड एरिया क्या है उसका नेम। फिर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं जो क्लास को स्पेसिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, मतलब क्लास की वैल्यू। तो each instance of a class separately holds a value and that values are known as attributes. Clear है आपको? Yes or no? Yes or no?
Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Then association. Association क्या होती है? Definitely it is a relationship between two domain classes. Association domain model में association क्या होगा? तो it is a relationship between two domain classes. और दो domain classes और उसके object के बीच की क्या होगी? Relationship. वो multiplicity हो सकती है, वो aggregation हो सकता है, वो composition हो सकता है, क्योंकि वो इनहेरिटेंस भी हो सकता है, वो स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन भी हो सकता है. एसोसिएशन इज अ सिंगल नेम फॉर ऑल द रिलेशनशिप, पर उसके एसोसिएशन के बहुत सारे वेरिएंट है. मल्टीप्लिसिटी है, एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, इनहेरिटेंस है, स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन, ये सब उसके वेरिएंट. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज द एडिशनल रूल्स. एडिशनल रूल्स मतलब नोट, जो हम साथ में नोट अटैच करते हैं, मैं बताऊंगी, जिसको हम एसोसिएशन एट्रीब्यूट या क्लास में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमको उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप बोल सकते हो एडिशनल रूल्स. ठीक है. वो एक नोट के फॉर्म में, जैसे स्टिकी नोट हम वर्ड फाइल में और पीपीटी में यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा नोट फर्दर कमेंट करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो डोमेन मॉडल के फीचर क्या है? डोमेन क्लासेस मतलब नेम ऑफ द क्लास, उसके एट्रीब्यूट, उसके रिलेशनशिप बिटवीन डोमेन क्लासेस, और एडिशनल रूल मतलब इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. Okay. Now domain classes are further divided. Each domain classes denotes a type of object. ये कल की क्लास में भी जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको बताया था कि जो डोमेन मॉडल को आप एक ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोल सकते हो. It is a descriptor for a set of things that share common features. ठीक है. वो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो कॉमन फीचर को बिलोंग करते हैं. तो ऑब्जेक्ट, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट दैट ट्रांसफायर. आप जितने भी नाम दे रहे हो, ठीक है, जितने भी आपके फंक्शंस हैं, वो क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. वो कैटेगरीज क्या है? बिजनेस कैटेगरी, रियल वर्ल्ड कैटेगरी और इवेंट कैटेगरी. जैसे इसमें लिखा है इवेंट में सेल और पेमेंट. आप जितना सेल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा. किसी ने कम परचेस किया तो उसको कम पेमेंट करना पड़ेगा, किसी ने ज्यादा परचेस किया तो उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा. मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर ये वेरी हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए इसको आपने नाम दिया इवेंट. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इवेंट पढ़ते थे कि अभी रेडी स्टेट है, यदि वो किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है तो वेटिंग स्टेट में आ गई, जब उसको रिसोर्सेस मिल गए तो रेज्यूम स्टेट में आ जाएगी. Am I right? Am I right? Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then real world object. Real world object क्या होते हैं? These are the things that business keeps of a track. मतलब आपको कॉन्टैक्ट, साइट, मतलब इसका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब इसका सॉफ्टवेयर से कोई रिलेशन नहीं है कि आपका ऑफिस कहाँ पर बेस्ड है, फिर ऑफिस का एड्रेस क्या है, मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. देन लास्ट इज द बिजनेस ऑब्जेक्ट. बिजनेस ऑब्जेक्ट मतलब इट्स अबाउट इन्वेंट्री एंड ऑर्डर, कि आपके किसी क्लाइंट ने 100 का ऑर्डर, 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है, तो आप उसको उतनी क्वांटिटी भेज दोगे. या आपके 100 आइटम कम हो गए तो आप 100 आइटम को और किसी से आप अपने स्टॉक को अपडेट कर लोगे. तो ये बिजनेस रिलेटेड थिंग हो गई. तो डोमेन क्लासेस जो है उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके. तो बिजनेस ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट ट्रांसफर. ट्रांसफर मतलब जो विद टाइम चेंज होते हैं, दैट इज सेल्स एंड पेमेंट. जब आप ये बोल सकते हो कि जब आपकी सेल चलती है, मतलब जब आपका डिस्काउंट्स चलते हैं तो पेमेंट, सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. और आपके जब डिस्काउंट नहीं चलते, जब न्यू अराइवल्स रहते तो आपकी सेल उतनी नहीं होती है. तो दीज आर सम फैक्टर्स, इवेंट्स. चलिए अब डोमेन मॉडल का एक और एग्जांपल देखते हैं. देखो लेफ्ट में जो लिखा है मैंने, कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट और डोमेन ऑब्जेक्ट, एसोसिएशन, एट्रीब्यूट, ये सब फर्दर एक्सप्लेनेशन है आपके डायग्राम का. तो ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये स्टिकी नोट के फॉर्म में आपने शो किया है, या आप ये बोल सकते हो कि ये आपके क्या है? एडिशनल नोट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था वन ऑफ द फीचर्स में कि नोट्स होते हैं, एडिशनल रूल्स होते हैं. तो आप किस में बताओगे? विद द हेल्प ऑफ स्टिकी नोट्स, कमेंट्स के फॉर्म में बताओगे. तो जैसे इसको बताना है, कंसेप्ट ऑफ डोमेन ऑब्जेक्ट मतलब सेल्स लाइन आइटम, फिर आइटम, स्टोर, रजिस्टर, पेमेंट, सेल, ये जितने भी नेम ऑफ द डोमेन मॉडल है, ये सब क्या है? कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट है. फिर वन डैश डैश एस्ट्रिक और वन,
ये क्या है आपकी एसोसिएशन रिलेशनशिप है और उसमें भी फर्दर मल्टीप्लिसिटी है। फिर डेट और टाइम, ये आपके क्या है एट्रीब्यूट्स है, मतलब आपको फर्दर एक्सप्लेन करना है आपके डायग्राम को, तो आप उसको स्टिकी नोट की हेल्प से, मतलब इसको कमेंट्स बोलते हैं या आप इसको एडिशनल रूल्स बोलते हो या नोट्स बोलते हो, उसके फॉर्म में आप इसको शो कर सकते हो। क्लियर है आपको ये चीज? तो एक सिंपल डायग्राम है, सेल लाइन आइटम, और उसका जो एट्रीब्यूट है वो क्वांटिटी है कि आपको सेल है तो कितनी क्वांटिटी आपके पास। देन रिकॉर्ड सेल ऑफ आइटम, जैसे अभी बताया मैंने आपको कि आपको सेल्स का रिकॉर्ड हमेशा रखना पड़ेगा क्योंकि आप अपने आइटम को स्टॉक में अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब आइटम क्या है, स्टॉक इन स्टोर, आपके आइटम स्टोर में रखे हुए हैं, मतलब आपका होलसेल है यदि तो वहां पर है, आप वहां से उसको बुला लोगे। ठीक है, फिर स्टोर रजिस्टर, स्टोर हाउसेस रजिस्टर, व्हाट डज इट मीन कि आपको हर बार आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको परचेस कैसे करेंगे। ठीक है, फिर आपके जो सेल्स लाइन आइटम है, कंटेंट इन सेल, आप सेल करते हो, सेल करेंगे तो आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा, राइट। और सेल करने के लिए आपको समटाइम्स यू हैव टू रजिस्टर। यदि आप जैसे अमेजन की बात करें, जैसे ये एग्जांपल आप अमेजन से रिलेटेड कर सकते हो कि amazon.com, तो अमेजन में आप क्या करते हो, जब भी सेल आती है या आप नॉर्मली सेल करते हो, परचेस करते हो किसी भी डेट या किसी भी टाइम पर, तो आपको ऑब्वियसली उसका पेमेंट करना पड़ता है, अमाउंट देना पड़ता है। आप रजिस्टर्ड यूजर हो, आप ये गेस्ट यूजर हो, आपको जब भी आप परचेस करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, तो रजिस्ट्रेशन करने पे क्या होगा, आपने क्या आइटम को परचेस किया है ये पता चल जाएगा स्टोर में, तो स्टोर उससे कैलकुलेट कर लेगा कि कौन से आइटम खत्म हो गए और कौन से आइटम स्टॉक करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आइटम्स को अपडेट करता रहेगा। तभी तो हमको पता चलता है ना, जब हम कोई परचेस के लिए देखते हो कि कौन सी आउट ऑफ स्टॉक है, कौन से अवेलेबल है, उसमें क्लियरली लिखा रहता है 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट। यस और नो? यस और नो? क्लियरली Yes, लिखा हुआ ma'am. रहता है। तो कैसे लिखा हुआ रहता है? बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ द स्टोरेज, आपका स्टोरेज कितना है और कितना सेल हो गया है, उसकी बेसिस पे वो आपको शो करता है कि कितनी बची हुई है। और वो बैकग्राउंड में ये भी प्रोसेस कर लेता है कि ये 2 या 3 बची हुई है, तो एक अलार्म जनरेट हो जाएगा आपके सिस्टम में और वो उसको स्टोर से और परचेज कर लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे 3 नोट नहीं, आप बहुत सारे स्टिकी नोट्स भी बना सकते हो। चलिए, now how to identify domain classes। अब डोमेन क्लासेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई डोमेन क्लासेस? तो रीयूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन मॉडल, देयर आर मेनी पब्लिश्ड वेल क्राफ्टेड डोमेन मॉडल। जैसे सपोज आप कोई सिस्टम बना रहे हो रेलवे के लिए, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि डोमेन मॉडल फॉर रेलवे, तो आपको वहां से एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है डोमेन मॉडल रेलवे का ऑलरेडी गूगल पे हो, या आपने यूनिवर्सिटी का डोमेन मॉडल बनाया, हो सकता है वो ऑलरेडी हो। तो सबसे पहले तो है कि आप जो एग्जिस्टिंग डोमेन मॉडल बना हुआ है उसको रीयूज कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड थिंग, यूज अ कंसेप्चुअल क्लास कैटेगरी लिस्ट। अभी इसके नेक्स्ट उसमें बताऊंगी मैं कि कंसेप्चुअल क्लास कैटेगरी लिस्ट क्या होती है। मतलब आप पहले से एक लिस्ट बना के रख लो कि भी यूनिवर्सिटी के लिए डोमेन मॉडल बना रही हो तो यूनिवर्सिटी में होता क्या क्या है। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी होते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं, एक टीचर और फैकल्टी के बीच में क्या अंतर होता है ये भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो डिपार्टमेंट में है पर वो पढ़ाते नहीं है। फिर टीचिंग असिस्टेंट होते हैं जो क्लास थ्योरी नहीं लेते हैं पर वो प्रैक्टिकल लेते हैं। लैब स्टाफ जो मेंटेनेंस का काम भी देखते हैं और लैब में फैकल्टी को असिस्ट भी करते हैं। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है जो अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, जो आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर वो आपके एचओडी भी हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर भी हो सकते हैं, आपके वाइस चांसलर हो सकते हैं, आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। आप कॉपरेटिव से आइटम परचेस करने जाते हो तो कॉपरेटिव सेल भी हो सकता है। देखो बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लासेस, कैटेगरी बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग, आइडेंटिफाई नाउन फ्रेजेस। जैसे मैंने बताया नेम प्लेस एनिमल थिंग, कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से क्लास के नाम आएंगे, उसके कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे। ठीक है, कौन सी डायग्राम की मतलब उनके बीच की रिलेशनशिप भी आ सकती है आपको जब डोमेन क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर। ठीक है, चलिए अब देखें कंसेप्चुअल क्लास कैटेगरी लिस्ट कि कंसेप्चुअल क्लास की कैटेगरी की लिस्ट कैसे होती है। अब इसमें बहुत सारे आप देख रहे हो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि बहुत सारे अलग अलग मैंने कैटेगरी के नाम दे रखे हैं। कि सबसे पहले यदि मैं लास्ट से शुरू करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, वो सेल्स डिपार्टमेंट है,
आप एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए बना रहे हो, आप रेलवे के लिए बना रहे हो, आप बस के लिए बना रहे हो, आप एक यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हो, आप किसी के पर्सनल ऑफिस के लिए बना रहे हो, आप किसी की मेडिकल शॉप के लिए बना रहे हो, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बना रहे हो, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है जिसके लिए आपको काम करना है। अब जैसे यहाँ पर आपने लिखा सेल्स डिपार्टमेंट या एयरलाइन, आप कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग मतलब कि उसमें होने क्या वाला है सिस्टम में। यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर पढ़ाई होगी, एकेडमिक्स होगा, नॉन एकेडमिक चीजें होंगी। एकेडमिक होगा मतलब ऑनलाइन लेक्चर लगेंगे, असाइनमेंट भी मिलेंगे, टेस्ट भी होंगे। यदि नॉन एकेडमिक की बात करोगे तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरना है, आपको अपनी फीस भी पे करनी है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी निकालने हैं, मतलब ये नॉन एकेडमिक चीजें हो गई। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो सिस्टम में काम कर रहे हो सिस्टम में होने क्या वाला है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उस सिस्टम में ट्रांजैक्शन किस टाइप के होंगे। तो आपके सिस्टम, जो मैंने यूनिवर्सिटी की बात की, तो इसमें ट्रांजैक्शन किस टाइप के होंगे। आप पेमेंट करोगे मतलब आप फीस पे करोगे, आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवाओगे, आप फैकल्टी से असाइनमेंट सबमिट करोगे आप फैकल्टी को, या आप फैकल्टी से असाइनमेंट के लिए डिमांड करोगे, आप टेस्ट दोगे, आप टेस्ट के मार्क्स चेक करोगे। Am I right or wrong? These are the type of transactions. Yes or no? Are you getting my point? फिर things, Yes, ma'am. फिर थिंग्स इन अ कंटेनर, मतलब होंगे कौन कौन। तो अभी मैंने आपको बताया फैकल्टी होगी, लैब स्टाफ होंगे, डायरेक्टर होगा, एचओडी होगा, ये सारे, तो ये सब चीजें। फिर प्लेसेस, तो प्लेसेस जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, स्टोर या एयरपोर्ट। ऑब्वियसली सेल्स डिपार्टमेंट है मतलब बिग बाजार होगा या पैंटलून होगा, या एयरपोर्ट एयरलाइन है तो एयरपोर्ट होगा, यदि रेलवे है तो रेलवे स्टेशन होगा, यदि बस है तो बस स्टैंड होगा, यदि आप स्टूडेंट और फैकल्टी है तो आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा। ठीक है ना। तो ये दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है वो क्या हो जाएगी, फिजिकल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट, मतलब उसके मेन कंपोनेंट क्या रहेंगे। तो रजिस्टर या एरोप्लेन, एयरप्लेन। यूनिवर्सिटी में भी आप देखते हो, आप एवरी न्यू सेमेस्टर में जाते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है। तो दिस आर द ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिस्टम। और डेफिनेटली ये सिस्टम के मतलब इसमें जितनी भी ब्लू चीजें लिखी है मैंने वो विद सिस्टम चेंज हो जाएगी, लेकिन ब्लैक चीज हमेशा सेम रहेगी। ब्लैक चीजें हमेशा सेम रहेगी, पर मैं सिस्टम किस टाइप का बना रही हूँ, ब्लू चीजें उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे रेलवे रिजर्वेशन है तो प्लेस की जगह पे रेलवे स्टेशन का एड्रेस आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या बोलते हैं, महारानी रोड, समथिंग लाइक दैट इफ यू टॉक अबाउट इंदौर। ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएगी, विद टाइम चेंज हो जाएगी। क्लियर है आपको कंसेप्चुअल क्लास कैटेगरी क्या होती है, कि हमको क्लास डायग्राम बनाना है या डोमेन मॉडल बनाना है, तो सबसे पहले हमको ये चीजें ऑन पेपर लिखनी पड़ेगी कि हमारे सिस्टम में ट्रांजैक्शन के टाइप्स क्या हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, किस टाइप के ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, कौन कौन पीपल वहां पर वर्क करेगा। जैसे हमने पीओएस सिस्टम है, तो पीओएस सिस्टम में कौन कौन था, पीओएस सिस्टम में कौन कौन था, पीओएस सिस्टम में थे आपके कैशियर, कस्टमर, एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे यदि रेलवे रिजर्वेशन है तो रेलवे रिजर्वेशन में आपकी एक काउंटर वाला होगा जो काउंटर पे टिकट देगा, या तो ट्रेवल एजेंट होगा, या तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम होगा, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो यह सब आपको पता आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। चलो नाउ पीओएस डोमेन मॉडल, जो पॉइंट ऑफ स्केल का हम यूज केस ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने यूज केस डायग्राम पढ़ा था, और उसी का हम डोमेन मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम बताया है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो एक सेल्स पे था। यहाँ पर भी हम सेल्स पे की बात कर रहे हैं, बिग बाजार को कंसिडर करके चल रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बिग बाजार को ही कंसिडर किया था जब यूज केस पढ़ा था पीओएस सिस्टम का। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, सेल्स लाइन आइटम और क्वांटिटी। सेल्स लाइन आइटम एक क्लास है, मतलब इस क्लास से हमें ये पता चलेगा कि हमारे स्टोर में कौन कौन सी आइटम है जो हमने परचेस करने के लिए रख रखी है। बात आ रही है समझ में, कौन कौन सी आइटम्स है जो हमने परचेस करने के लिए रख रखी है और उनकी डेफिनेटली क्वांटिटी कितनी है। यदि शर्ट्स हैं तो वो 100 है, यदि ट्राउजर्स हैं तो वो 100 है, यदि सपोज मैगी के पैकेट्स हैं तो वो 50 है, सपोज कोई सॉस है तो वो भी 50 है, यदि कोई चीज है तो वो 50 है, मतलब names of the items with its quantity. Okay, then sale, सेल मतलब किस डेट और किस टाइम पर किसी क्लाइंट ने उसको परचेस किया है।
ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा। नाउ पेमेंट और कस्टमर, कस्टमर इनिशिएटेड, मतलब सेल इनिशिएटेड बाय कस्टमर, सेल को इनिशिएट कौन कर रहा है? कस्टमर। और पेमेंट कौन कर रहा है? तो कस्टमर, सॉरी पेमेंट कौन कर रहा है? वो भी कस्टमर कर रहा है आपका। तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अब सेल्स आइटम्स डिस्क्राइब बाय प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, आपको पता है ना हर सेल का, हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन, प्राइस, आइटम आईडी सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा। समटाइम्स वो बारकोड के फॉर्म में रहता है। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई आइटम्स, क्योंकि आप कोई भी आइटम परचेस करो उसके पीछे लिखा रहता है कि उसमें कंटेन्स क्या। अपन देखते हैं ना, जैसे आई एम जैन, तो मैं देखती हूँ कि नो गार्लिक नो अनियन प्रोडक्ट है क्या, पीछे में उसकी फर्दर डिटेल पढ़ती हूँ कि उसमें क्या है। हम मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ते हैं कि ये मैन्युफैक्चर कब हुआ है। फिर हम समटाइम्स उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, क्योंकि हमें तो सब चीजें देखना पड़ती है खरीदने से पहले। फिर हम उसकी प्राइस देखते हैं, हम या ये देखते हैं कि वो डिस्काउंटेड है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। तो दैट इज प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग मतलब सब कुछ लिखा हुआ रहता है वहां पर, ठीक है, ऑल थिंग्स रिलेटेड वहां पर सब कुछ लिखा रहता है। फिर स्टोर जो है, स्टोर से आपको ये पता चलता है कि आइटम कितनी है आपकी, कब वो खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली कब स्टोर से उसको वापस से कर सकते हो। देन मैनेजर, रजिस्टर, आपको कोई भी नया कस्टमर है उसको मैनेजर ही रजिस्टर करवाएगा। यदि कैशियर है तो उसको भी रजिस्टर कौन करेगा, है ना। तो रजिस्टर से रिलेटेड कौन कौन है? मैनेजर, क्योंकि वो भी रजिस्टर करेगा, और आपका जो कैशियर है वो भी आपको रजिस्टर करेगा। तो ये कंप्लीट पीओएस का डायग्राम हो गया, और इसमें हर एक रिलेशनशिप के साथ नेविगेबिलिटी भी शो करी हुई है, लेबल्स भी शो किए हैं, आपकी मल्टीप्लिसिटी भी शो करी है। हर चीज इस ए परफेक्ट डायग्राम है। एक सेल्स आइटम 0-1 रिकॉर्ड सेल्स ऑफ आइटम्स, क्योंकि सेल आइटम, आइटम आपके खत्म होते जा रहे हैं सेल होने के कारण, तो आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आइटम 0 बची है या 1 बची है। तो आपको उसको मल्टीपल आइटम को वहां से स्टोर से लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक स्टोर लिखा हुआ है, मतलब उसको फर्दर स्टॉक है, आपको वहां से उसको रखना पड़ेगा। क्योंकि आप बिग बाजार जाओ, आप पैंटलून जाओ, आप कोई आइटम खत्म हो जाती है, सपोज आपको कोई शर्ट पसंद आया, वो एल में अवेलेबल है, एक्सएल में अवेलेबल है, पर लार्ज में अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे पूछते हो कि आपके पास स्टॉक में लार्ज है क्या? तो बोलता है मैडम और सर प्लीज लेट मी चेक। फिर वो जाता है और उसको अपने स्टॉक से चेक करके आता है। मैं सही बता रही हूँ? यस मैम। है ना, तो ऐसा होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज से बना के रखनी है। आप जब भी डोमेन मॉडल बनाएंगे तो आपको इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका परफेक्ट डायग्राम नहीं बनेगा। मतलब उसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व है और किस किस को आप क्लास की कैटेगरी में डाल सकते हो। क्या वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, क्या वो इवेंट है, क्या वो मतलब जो भी है आपका बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इस तरह से क्लासेस को स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके ओके देन नाउ दिस इज द लास्ट थिंग, व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम्स। इस पे काम करते कल की क्लास में कवर करेंगे। देखिए अभी हम सेकेंड यूनिट की बात करें, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट जो है वो स्टैटिक यूएमएल डायग्राम है, क्योंकि डोमेन मॉडल और क्लास डायग्राम दोनों स्टैटिक यूएमएल डायग्राम की कैटेगरी में आते हैं। क्लास डायग्राम आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। क्लास डायग्राम में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज क्लास ब्लॉक, व्हाट आर दी डिफरेंट ingredients of a class block, that is class name, class attributes, class operations, and what are the relationship between class diagrams: association, multiplicity, aggregation, composition, and specialization and generalization. फिर हमने पढ़ा डोमेन मॉडल विच इज अ पार्ट ऑफ इलाबोरेशन फेज। डोमेन मॉडल में हमने पढ़ा व्हाट आर कंसेप्चुअल क्लासेस एंड व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन क्लासेस। हमने उसमें भी एसोसिएशन पढ़ा, एट्रीब्यूट पढ़ा ये सब कुछ हमने। उसमें भी हमने एग्रीगेशन पढ़ा, उसमें भी हमने कंपोजिशन पढ़ा, और हमने कंसेप्चुअल क्लास हायरार्की भी पढ़ा। हायरार्की मतलब स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन हमने पढ़ा, ठीक है। वो हायरार्की होता है, मतलब इनहेरिटेंसी होता है। अब लास्ट दो चीजें इस यूनिट में हमारी बच गई है, रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम एंड यूज केस डायग्राम।
एंड व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम। तो रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि हमने अभी तक सीक्वेंस डायग्राम पढ़े ही नहीं है। जो सीक्वेंस डायग्राम है वो डायनामिक यूएमएल डायग्राम की कैटेगरी में आते हैं, जो थर्ड यूनिट में आपको, जब आपने पढ़े ही नहीं है तो आप यूज केस से उसको रिलेट कैसे करोगे? मैं सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम एंड यूज केस डायग्राम आपकी अब ड्यूटी है कि जब मैं सीक्वेंस डायग्राम पढ़ा दूंगी, क्योंकि यूज केस डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि आप कैसे इन दोनों से एक दूसरे डायग्राम को जनरेट कर सकते हो। ये दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। तो जब मैं सीक्वेंस डायग्राम पढ़ा दूंगी तब आप मुझे याद दिलाना, तो ये वाला टॉपिक मैं तब कवर करूंगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी यूनिट का रिवाइज करवाऊंगी, मतलब कल की क्लास में, और आपको ये बताऊंगी व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम्स। क्लास डायग्राम को आपको यूज कब करना है। अभी भी स्लाइड है मेरे पास, लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आज की क्लास के लिए। लास्ट 5 मिनट्स बचे, मुझे अटेंडेंस भी लेनी है, डाउट्स भी क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगी व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम। मतलब इस यूनिट के लिए सिर्फ एक स्लाइड बची है, व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम्स। क्लियर? तो बहुत जल्दी खत्म हो गई है ये यूनिट। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लें। मैं रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रही हूँ।